हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मेडिकल शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री राहुल साहब, हमारे अग्रज और अध्यक्ष AFRC प्रोफेसर रविंद्र कानेरे जी, हमारे अनुज मित्र एवं भारतीय जनसंचार संस्थान जम्मू के आचार्य प्रोफेसर अनिल सौमित्र जी, हमारे प्रभारी कुल सचिव प्रोफेसर मनीष माहेश्वरी जी, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ संकाय सदस्य, विभागाध्यक्ष और इस कार्यक्रम में भाग लेने आए बंधु भगिनीगण, विद्यार्थियों और पत्रकार बंधु, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सुअवसर जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश में, 13 से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हम देश भर में आयोजन कर रहे हैं। अगस्त 14 को माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसार विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और एक संकल्प किया जा रहा है कि फिर कभी ना होने देंगे उस तरह की एक विभाजन, और अखंड भारत की दिशा में हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम आत्मावलोकन करें। ऐसे समय में फैंस के और विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आज एक कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ है और विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो 31 अक्टूबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल जी के जन्म दिवस पर उनके मूर्ति का अनावरण के अवसर पर उन्होंने हम सबको आह्वान दिया और उसका उद्देश्य यही था कि हम श्रेष्ठ भारत को विश्व गुरु के रूप में, एक वैश्विक ताकत के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन उस सबके लिए आवश्यक जो है वो है भारत का एक रहना, भारतीयों का एक रहना। कहीं ना कहीं उसमें ये सारे जो हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो हर घर तिरंगा हो, इसका उद्देश्य विभाजन विभीषिका दिवस जो हम लोग, जिसको हम 14 अगस्त को हम लोग उसके बारे में पूरे देश में विचार मंथन करेंगे। कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य उन कारणों के बारे में सोचना है कि क्या कारण थे कि एक राष्ट्र होने के बावजूद भी हमारे अंदर किस तरीके से आपसी विद्वेष पैदा किया गया, विघटनकारी ताकत, अलगाववादी ताकत मजबूत हुए और हमारे देश का विभाजन हुआ। इसलिए यह बहुत आवश्यक है एक भारत श्रेष्ठ भारत का सोच। और क्योंकि हमारे शिक्षा पद्धति में हमको ये बताया गया था, जो पिछले 75 साल में हमें जो सिखाया गया था, और जो अब धीरे धीरे बदल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद, वो ये है कि शायद अंग्रेजों ने हमको पहली बार एक देश का रूप दिया, जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी, तथ्यों के दृष्टि से बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। हमारा राष्ट्र की अवधारणा कभी राजनीतिक नहीं है, हमारा राष्ट्र की अवधारणा हमेशा सांस्कृतिक रही। राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो है वो नेशन के कॉन्सेप्ट से अलग है। जैसे धर्म रिलीजन नहीं है,
सर्वपंथ समाभाव सेक्युलरिज्म नहीं है, उसी प्रकार राष्ट्र नेशन नहीं है। नेशन इज ए जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, वेरएस राष्ट्र इज ए जियो कल्चरल कॉन्सेप्ट, जहां हम एक सांस्कृतिक आधार पर हम लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही नहीं, बल्कि कांधार, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बाली, जम्बूद्वीप, हम सब एक ही सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं। ये एक सांस्कृतिक हमारी विचार रही है। आज भी इंडोनेशिया में सुकर्णो साहब से एक बार पूछा था, जो उनके बहुत लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे हैं सुकर्णो, उनसे एक बार पूछा गया था कि आपके यहाँ आज भी उनका जो नेशनल कैरियर है उसका नाम गरुड़ है, उनके यहाँ आज भी इंडोनेशियन रामायण होता है। विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है इंडोनेशिया। उनके जो लोकल करेंसी है उसको रुपया कहा जाता है। वहाँ गणेश, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, इन सब की भी आराधना होती है। और वहाँ के नाम आज भी संस्कृत से उत्पन्न होती है, ज़्यादातर इंडोनेशियन लोगों की जो भाषा। मैं अभी कहीं कॉन्फ्रेंस में गया था तो इंडोनेशिया से आए थे, तो वहाँ जो महिला थी उन्होंने सर पे जरूर वो हिजाब लगाया था, लेकिन उनका नाम सुवर्णा था। तो सुकर्णो से जब पूछा गया कि क्या ये विरोधाभास नहीं है क्या, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने मजहब बदला था हमारे पूर्वजों ने, लेकिन पूर्वज नहीं। तो ये सांस्कृतिक विरासत जो है आज दक्षिण पूर्व एशिया में भी जो आपको दिखाई देता है, ये अंकोर वट में जो दिखाई देता है, ये उसी सांस्कृतिक राष्ट्र का जो एक अवधारणा है उसी के अंतर्गत। कई बार क्योंकि मेरा जो विषय मुझे दिया गया है वो मीडिया की भूमिका को लेकर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, स्वाधीनता संग्राम में मीडिया की बड़ी भूमिका है। लेकिन कभी कभी मैं उसको कहूंगा कि समझ की कमी के कारण, ये शिक्षा पद्धति में कमी के कारण, जिस तरीके से मुद्दों को रखना चाहिए, उदाहरण के तौर पर भारत के संसद ने एक बार नहीं 3 बार आम सहमति से, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, और सभी सरकारों के दौरान, कि जम्मू और कश्मीर का हर हिस्सा, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सब सम्मिलित है, ये भारत का अभिन्न अंग है। ये एक बार नहीं है, भारत का संसद, ये कोई पार्टी विशेष या कोई दल विशेष या कोई विचारधारा विशेष नहीं, भारत के संसद ने आम सहमति एक होकर उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। लेकिन आज भी गिलगित बाल्टिस्तान की जब खबर आती है तो विदेशी पृष्ठों में उसको दिखाया जाता है, यानी कि हमने स्वीकारा नहीं है, भारत के संसद ने स्वीकार किया, लेकिन हम अभी भी गिलगित बाल्टिस्तान में कोई बात होती है तो हम उसको विदेशी पृष्ठों में बताते हैं और उसको पीओके में दिखाते हैं। है वो पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओजेके जिसको कह सकते हैं, लेकिन वो भारत के जो हमारे जो राष्ट्रीय पृष्ठ है या नेशनल पेज है उसमें उसको जो है प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक संदेश जाता है। हमने एक नई परंपरा शुरू की पिछले कुछ दिनों से दूरदर्शन, अभी दूरदर्शन का मेरा मैं दूरदर्शन का संपादक रहा हूँ। हमने एक परंपरा शुरू की थी कि जब भारत का पूरे मौसम का हम बताते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद सब का बताते हैं,
क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए वो भी हम बताएंगे। इसलिए हम दावा तो करते हैं, संसद में बातें करते हैं, लेकिन उसको अमली जामा, उसका क्रियान्वयन कि हाँ हम ऐसे ही मानते हैं, इसको कहीं ना कहीं मीडिया को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार कभी मोहल्ले में कोई नई बात नहीं है, दुकानदार और जो खरीदार है उसके बीच में झगड़ा हो गया, दिल्ली में भी होता है। और उस वक्त कम से कम हम तो चेहरा देख के तो कोई लड़ाई नहीं करता है कि किधर का है किधर का नहीं है, या तो किसी रेट को लेकर या किसी ने कुछ गलत चीज पकड़ा दिया उसको लेकर होता है झगड़ा। लेकिन अगर गलती से दुकानदार उत्तर भारत का हुआ और खरीदार उत्तर पूर्व भारत का हुआ और उनमें झड़प हो गई, तो वो इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वो नस्लवाद है और वो जानबूझकर भेदभाव के तहत जो है उसको दिखाया जाता है। अगर सच में अगर भेदभाव होता है तो बिल्कुल उसको, मैं नहीं इस बात को कहता कि सब कुछ ठीक है, आदर्श स्थिति है। कई बार अज्ञानतावश हम लोग कई उत्तर पूर्व के विद्यार्थियों को विदेशी विद्यार्थियों के या विदेशी मानते हैं। मैंने भी अपने उत्तर पूर्व के मित्रों का अनुभव सुना है जहां उन्होंने कहा है कि जब वो किसी इमारत को देखने जाते हैं तो उनसे बताया जाता है कि आप फॉरेनर्स का लाइन में खड़े हो गए। अभी एक भाजपा के विधायक नागालैंड से, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अपनी छोटी आंखों के बारे में वो बताते हैं उसके फायदे क्या हैं। वो बताते हैं कि भाई छोटी आंखें होने में एक तो कीड़े मकोड़े वगैरह जो है मेरे आंखों में नहीं घुसते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि इस तरह सभा में बैठते हैं और वक्ता पे वक्ता बोले जा रहे हैं तो बाकी तो सोते हुए पकड़े जाएंगे, मेरी आंखें छोटी होने की वजह से पता भी नहीं चलेगा। वो वीडियो बहुत वायरल हो गया। तो भाजपा के सदस्य हैं नागालैंड से, तो लेकिन वो बहुत अच्छी बात, कई वर्ष पहले जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक था तो मैं मिजोरम में गया था, हमारा एक परिसर। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री ने मुझसे बहुत, उन्होंने चाय पर मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझसे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सुरेश जी, मुझसे किसी ने पूछा, कहीं रख के हम इस कार्यक्रम में थे जब मैं विदेश में गया था, तो किसी ने कहा कि यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन। तो उन्होंने कहा कि मैंने पलट के पूछा, हाउ डज एन इंडियन लुक लाइक? ये इंडियन तो हम भी हैं, इंडियन दक्षिण भारतीय भी है, इंडियन उत्तर भारतीय भी है, इंडियन कश्मीरी भी है, तो श्वेत रंग का भी है, श्याम रंग का भी है। तो भारतीय कौन है? तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंडियन है ये इंडियन नहीं है? तो उसी प्रकार हम भी हैं, उन्होंने कहा। तो ये जो स्वीकार्यता जो है ये बहुत जरूरी है। और ये मैं समझता हूं कि ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जिस तरह के पार्टनर स्टेट्स, मध्य प्रदेश का जो है मणिपुर और नागालैंड को बनाया गया, इसी प्रकार अलग अलग राज्यों को एक साथ मिला के पेयरिंग कहते हैं। इस पेयरिंग के तहत जो है एक दूसरे के बारे में जानकारी देना। हमने दिल्ली में एक संस्था शुरू की थी, हमारे मित्र सुनील देवव्रत जी चालक रहे हैं, उन्होंने माई होम इंडिया शुरू किया। उसका उद्देश्य उत्तर पूर्व के लोगों को तथाकथित मुख्य धारा के लोगों के साथ जोड़ने। और उन्होंने एक अवार्ड भी उसके लिए बनाया था, एक पुरस्कार जिसका नाम था वन इंडिया, यानी कि आवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ONE, आवर नॉर्थ ईस्ट। तो उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत हम सब अपने अपने त्योहारों में उत्तर पूर्व के जो भाई बहन हैं उनको अपने घरों पर हम बुलाते थे और वो हमारे वेशभूषा में, चाहे दक्षिण भारतीय हो या उत्तर भारतीय हो, वो पोशाक पहनते थे। दिवाली में,
ओणम में, दुर्गा पूजा में वो सम्मिलित होते थे, और उसी प्रकार मणिपुरी नववर्ष में और अन्य पर्वों में हम उनके घरों में जाकर उनके साथ बैठ के भोजन करते थे। तो ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में ये काम किया था। और ये यूनिवर्सिटी में भी मैं समझता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में भी देश भर के विद्यार्थी आते हैं, और ये आवश्यक है कि हम एक दूसरे को जानें। सिर्फ मित्रता व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, ये मित्रता संस्कृतियों के बीच में होना चाहिए। ये मित्रता हम एक दूसरे को समझे, बेहतर समझे, एक दूसरे के भाषा को बेहतर समझे, ये बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि भाषा, जिसका जिक्र यहाँ माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब विभाजन हुआ था तो यही कहकर हुआ था कि ये पंथ के आधार पर हुआ या मजहब के आधार पर हुआ। लेकिन 1971 के बांग्लादेश युद्ध ने यह स्थापित कर दिया कि आप मजहब के आधार पर कोई राष्ट्र नहीं खड़ा कर सकते। आज भी 21 फरवरी यानी कि 21 फरवरी को यूनेस्को के तहत अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मातृभाषा का महत्व क्या है? उस दिन मातृभाषा के लिए शहादत, बलिदान दिया था बांग्लादेश के लोगों ने, इसलिए उस दिन को आज भी स्मरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मजहब के नाम पर आप नहीं, उन्होंने जो अत्याचार किए ईस्ट पाकिस्तान में, जिसके चलते लाखों लोग पलायन करके इस तरफ आए, और जिसके चलते आगे चलकर वो दोनों मुल्कों में एक युद्ध हुआ और मुक्ति वाहिनी के नेतृत्व में हमको आज़ादी मिली, उनको आज़ादी मिली बांग्लादेश को। मैं समझता हूँ कि वो एक महत्वपूर्ण आयाम है विश्व इतिहास में, जब भाषा के आधार पर जो है आप एक राष्ट्र को बनाते हैं और कहते हैं कि हमारा आधार कभी मजहब नहीं हो सकता, हमारा आधार संस्कृति है। इसलिए बांग्लादेश का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगान दोनों ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, तो चाहे वो जनगण मन हो या अमर सोनार बांग्ला, ये दोनों ही हैं गुरुदेव ने लिखे। इसको ये हमें बतलाता है कि संस्कृति का कितना महत्व है, भाषा का कितना महत्व है, और कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम खुद ये जो मैं जब सरकारी वेबसाइट में भी पढ़ रहा था, उसमें भी आदरणीय आप जरूर ध्यान दें कि उसमें जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात किया जाता है, जबकि वो कॉन्सेप्ट से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। विविधता में एकता, हम एक हैं। इट इज नॉट डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये वननेस है। उस एकता में जो है बेसिकली हम एक हैं, हम डाइवर्स नहीं हैं। ये जो यूनिटी है वो कोई कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल नहीं है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, इससे ऐसा लगता है कि एक जबरदस्ती किया गया एक एकता है, लेकिन नहीं। उस यूनिटी है, उस वननेस के अंदर जो विभिन्न स्ट्रैंड्स हैं, उसको हम अलग अलग रूप में देखते हैं। उसी बैसाखी को हम बिहू के रूप में असम में मनाते हैं और विशु के रूप में केरल में मनाते हैं, है बैसाखी। वो वननेस है, वो डाइवर्सिटी नहीं है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है, उस स्वीकार्यता को लाने की आवश्यकता है, और इसमें मीडिया की बहुत अहम भूमिका हो सकती है। जहां इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कहीं जाति या मजहब के आधार पर अत्याचार हो रहा है तो उसको उजागर करना मीडिया का दायित्व है, तो दूसरी तरफ जानबूझ के सिर्फ इस तरह के फॉल्ट लाइंस को ढूंढ के एक अपवाद के आधार पर एक बहुत बड़े राष्ट्र के एक अवधारणा को तोड़ने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। हमको उसे समझने की आवश्यकता है कि हजारों साल से हम लोग एक ही धागे में पिरोए हुए हैं, मोती हैं, और इसको बचा के रखना है। ये हमारा जो सोशल फैब्रिक है ये बना रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई अंग्रेज के आने के रेलवे ट्रैक बनाने के बाद हम एक नहीं हुए हैं। वो रेलवे ट्रैक नहीं था जब आदि शंकराचार्य
केरल के कालडी से निकलकर कश्मीर में जाके जो है मठ स्थापित करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वो पीठ स्थापित करते हैं, तो उस वक्त कोई अंग्रेज का रेल नहीं था। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। इस राष्ट्रीय एकता के तत्व को हमें, हमारे अंदर का जो राष्ट्रत्व है उसको समझने की आवश्यकता है, और उस दिशा में इस तरह के कार्यक्रम सभी विश्वविद्यालय में, सभी महाविद्यालयों में होना चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूँ फैंस को, उसके नेतृत्व को। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहल आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आपने लिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस विश्वविद्यालय में भी हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। देश के पहले विश्वविद्यालयों में इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने क्रियान्वयन किया, एनसीसी को अपना हिस्सा बनाया, और हम उसी के तहत आज हम जो है सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय निकालकर इस कार्यक्रम को आपने जो है यहाँ उपस्थित हुए। आदरणीय मंत्री जी से, हमारे विचारक, चिंतक, हमारे आदरणीय अधिकारी जी से, और यहाँ जितने उपस्थित हमारे बंधु हैं, आप सबको मैं पुनः स्वाधीनता दिवस का अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।